जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी मेंस 2022 जो हुआ है उससे संबंधित जो अलग-अलग जो 4 पार्ट में जो मेंस का पेपर होता है, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं एक-एक खंड को उसको एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसमें मैंने कल के जो लेक्चर था उसमें पॉलिटी को डिस्कशन किया था। उम्मीद करता हूँ कंफर्म आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, बेहतरीन तरीके से भी जिस प्रकार से मैंने समझाने का प्रयास किया, मेरा औचित्य था। तो ये जो लेक्चर है, ये आज इकोनॉमी खंड से है और जैसा कि आप जानते हो जो इकोनॉमी है, वो जीएस पेपर 3 के जो 20 क्वेश्चन होते हैं, उसी खंड में पूछे जाते हैं इकोनॉमी से। तो उनको हम एक-एक करके एनालिसिस करेंगे, समझते हैं कि किस प्रकार से उसमें क्या होना चाहिए और जो यूपीएससी ने मैथ्स के क्वेश्चन किए हैं, उनकी जो कंटेंट है उनको लेकर के कैसे कंटेंट लिखना है और उनको किस प्रकार का एनालिसिस करना था और वो मतलब जो उन्होंने लिखा है, राइट? तो उससे जुड़े जो भी संदर्भित कंटेंट होने चाहिए तो उनको सभी को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस पे बात करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन था वो था बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि जो पीपीपी मॉडल है उसके संदर्भ में बात की गई कि आवश्यकता क्यों है भारत में रेलवे स्टेशन पुनर्विकास पीपीपी मॉडल का परीक्षण कीजिए। बात ये है कि ऑलरेडी सरकार ने पीपीपी मॉडल लागू किए हैं और वो कई सेक्टरों में जैसे कि निजी जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं या कोई ऐसी सेक्टर जैसे कि जो सरकार द्वारा कोई एक वैधानिक संस्था होती है, राइट? वैधानिक संस्था में आप देख सकते हो कि जो एक लीगल अथॉरिटी के तहत भी सरकार का एक समझौता कर लेती है। वो समझौता क्या करती है कि आप कोई शुल्क देकर या उससे मतलब कि उसको कंप्रोमाइज करती है कि आप या हम जो बीच एग्रीमेंट होता है कि किसी भी सेक्टर को किस प्रकार से उसमें रेगुलेट करना है उसको या आप डेवलप करना है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर भूमिका निभाते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। तो इससे क्या होता है कि वहां पर काफी मात्रा में जो कॉन्ट्रैक्ट है स्ट्रांग होता है, राइट? और भी आप देख सकते हो जो डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा होता है तो इससे क्या होता है कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिलता है और जो बेरोजगार जैसी समस्या है उनके समाधान भी हो सकता है। तो ये पीपीपी मॉडल जो होता है वो एक प्रकार से इन चीजों में काम करता है। इससे कई सारे जो इश्यू होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक निदान हो जाता है। तो ये चीजें हैं आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। बात है जैसे कि पीपीपी मॉडल, पहले हम पीपीपी मॉडल को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो पीपीपी मॉडल एक प्रकार का देखा जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर से क्या करती है गवर्नमेंट अपना एक एग्रीमेंट करती है और वो किसी भी मैन्युफैक्चर में या कोई भी अवसंरचना है, राइट? वो आप देख सकते हो जैसे कि कोई अवसंरचना में आप जैसे जैसे बहुत सारे निर्माण हो सकते हैं उसमें आप ले सकते हो जैसे पाइपलाइन जो गैसीय अथॉरिटी पाइपलाइन है, राइट? और आप देख सकते हो कि रेलवे है, शिप है और आप देख सकते हो जो हाईवे वगैरह जो निर्माण होते हैं उसमें भी जो एक्सप्रेस वे हाईवे होते हैं उसमें भी पार्टनरशिप की भूमिका हो जाती है। हालांकि ये जो चीजें हैं इसमें अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर जब इन्वेस्ट करते हैं तो इनके बीच एग्रीमेंट होता है उस शुल्कों को लेकर कि वो क्या आपको किस प्रकार से एग्रीमेंट करना है जिससे दोनों के बीच एक सरकार और इसमें क्या होगा कि सरकार और जब प्राइवेट सेक्टर एक दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो इससे एक सरकार का जो एक पूर्ण रूप से मतलब कि जो सरकार द्वारा जो रेगुलेट की गई जो अथॉरिटी है वो जब काम करती है साथ में तो इससे वहां पर जो सेक्टर होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, राइट? और दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो जाती है कि जब ज्यादा से ज्यादा जब यहाँ पे सेक्टर वर्क करेंगे तो इससे राजकोषीय घाटा है उसमें थोड़ा कमी आएगी, राइट? उसी में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है अपना मतलब प्राइवेट सेक्टर में करती काम है तो क्योंकि इससे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट पूर्ण रूप से काम करती थी तो उसका इन्वेस्ट ज्यादा होता था तो ये व्यय का जो खर्चा है वो कम से कम होगा, राइट? और प्राइवेट सेक्टर है वो अपने अकॉर्डिंग काम कराते हैं तो इससे पीपीपी मॉडल के आधार पर जो काम है वहां की जो संरचना है यानी कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा जिससे वहां की जो एक मतलब कि अब बात यहाँ आ जाती है कि अगर इस चीज को लेकर का सरकार रेगुलेट करती है प्राइवेट सेक्टर के साथ में तो प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व करता है तो वहां पे जो भी सेक्टर है उसको ठीक है
तो वहां पे ये प्राइवेट सेक्टर ही अपने अकॉर्डिंग जुटाता है, फैसले लेते हैं कि किस प्रकार से काम करना है, कैसा करना है। उसके लिए वहां की अवसंरचना को देख लो, वहां पे जो भी क्षेत्रीय अवसंरचना है वहां पर मतलब जानकारी करना, राइट। और वहां की जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को तैयार करना प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है, राइट। तो ये जो सब होते हैं ना, ये प्राइवेट सेक्टर जब करेगा वहां पे जो जो आ, जो वो होते हैं, एक प्रकार देख सकते हो कि जैसे कि जैसे असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं, राइट, तो उनको एक अपनी वो इम्प्रेस करना ये प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर से और सरकार से जो पूर्ण रूप से जो मतलब कि एक पुनरुद्धार हो रहा है, या कह सकते हैं कि कोई चीज का नया सेक्टर बन रहा है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग उसमें संलग्न होते हैं काम करने में, एक प्रकार से समझ सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर एक महत्वपूर्ण हो जाता है। आप भी और भी देख सकते हो कि जैसे बंदरगाह जो होते हैं, ठीक, इसमें आप बंदरगाह भी ले सकते हो, बहुत सारे हो सकते हैं। इसी में सड़क हमने आपको हाईवे वगैरह बता दिए हैं, सड़क ले सकते हो। नवीकरण ऊर्जा है, नवीकरण ऊर्जा है। इन चीजों पे क्या है, बढ़ावा दिया जा रहा है पीपीपी मॉडल से। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यही कहता है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता क्यों है, पहली बात तो आप ये समझिए कि ये इसलिए आवश्यकता है कि इससे क्या होगा कि जो लागत है, राइट, लागत है तो लागत में कमी आएगी। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि जो अवसंरचना है, जो अवसंरचनाएं हैं, जैसे कि आप देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर जो सरकार द्वारा जो सरकार जो है गवर्नमेंट जो क्या करती है कि किसी भी क्षेत्र को अगर उसको डेवलप करना है या कोई नई रणनीति बनानी है किसी क्षेत्र विशेष में स्कीम को लेकर के, अगर वो स्कीम को रेगुलेट करना है तो उसके लिए इन्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा सरकार कर सकता होता है। तो इससे क्या है कि जो सरकारी जो लोग होते हैं वहां काम करते हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं कि उनके हो सकता है कि उनपे ज्यादा ज्यादा राजपूती घाटा हो या संचय निधि जो नहीं सॉरी जो जो वहां की उनका व्यय है खर्चा है वो अधिक हो जाता है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है ये क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो अवसंरचना में एक मजबूती प्रदान होती है, राइट। और ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो इसमें जो लागत होती है उसमें कमी आती है। तो लागत में जब कमी आएगी तो जो लागत जो बचत रहेगी सरकार के पास, जो बचत रहेगी वो बचत है अन्य 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 सेक्टरों पे खर्च करेगी, राइट। बहुत सारे सेक्टर गवर्नमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उसमें खर्च करेगी, तो उसमें एक प्रकार से देख सकते हो कि जो पूरी अवसंरचना एक दूसरे से उसका क्या है एक कंप्रोमाइज है, कनेक्टिविटी है, राइट। तो आप समझते हो कि लागत में भी कमी आएगी। और आप देख सकते हो कि जैसे कि आय में उसकी बढ़ोतरी होगी, जब लागत में कमी आएगी तो आय में बढ़ोतरी होगी, सरकार की आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब आय में बढ़ोतरी होगी तो सरकार क्या करेगी, नई स्कीम लॉन्च करेगी, और जब नई स्कीम या पोर्टल लॉन्च करती है तो उसमें आ, देख सकते हो कि बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें उनको बेनिफिट होता है। तो आप ये थोड़ा देख सकते हो आय में जब बढ़ोतरी होती है तो बहुत सारे इश्यू मतलब कि जो होते हैं वो उनको समाधान किया जा सकता है, राइट। और बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया जा सकता है जो हर व्यक्ति को हो सकता है कि ये नीड है और उनका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो उस उद्देश्य से कर सकती है, राइट। और तीसरी भी आप देख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अगर सरकार प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देगी, ठीक, इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो क्षमता है, ठीक, जो श्रम क्षमता है उसमें वृद्धि होगी, श्रम क्षमता वृद्धि होगी तो उत्पादकता में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी तो एक निश्चित तौर पर देख सकते हो कि जो हमारा पूरा मार्केट इकोनॉमी है, राइट, मार्केट जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकास होगा, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है। तो आप ये समझ सकते हो, तो इस आधार पे हम समझते हैं कि कोई भी चीज है एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रहती है। तो आय में जैसे बढ़ोतरी होती है तो भी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी में भी बढ़ावा सरकार दे सकती है, नई क्रिएट लॉन्च कर सकती है, नई परियोजनाएं लॉन्च कर सकती है, ठीक है। और पीपीपी मॉडल में देखा जाए तो सरकारी काम से अच्छी गुणवत्ता भी देखने को मिलती है, जो सरकारी काम होते हैं उससे गुणवत्ता अच्छी देखने को मिलती है पीपीपी मॉडल में। वहां पे देख सकते हो कि जो भी जिस सेक्टर में पीपीपी मॉडल काम कर रहा है तो वहां की देखो सकते हो कि गुणवत्ता है, ठीक, वहां पे एक पहुंच अच्छी होती है, पहुंच अच्छी होती है,
क्योंकि ये डिपेंडेंसी हो जाती है कंपनियों पर या किसी संस्था पर कि जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उनकी एक जिम्मेदारी होती है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप अगर कोई कार्य करते हो तो आप उसके प्रति अपना एक डेडिकेट होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी आगे चल के कोई गद्दारी होती है तो इसकी जिम्मेदार जो पीपीपी मॉडल की जो कंपनियां होती हैं जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं वो जिम्मेदार होती हैं, तो उसके लिए दंड का प्रावधान हो सकता है। ये चीजें इन चीजों में मतलब इन सेक्टरों के लिए पीपीपी मॉडल को आधारभूत ढांचा को तैयार करने के लिए जो गवर्नमेंट ने इसको दिए हैं निर्देश, तो इससे क्या है कि पीपीपी मॉडल में गुणवत्ता है वो थोड़ा प्रॉपर रखते हैं वो लोग। तो आप समझ सकते हो कि इससे कई सारे लाभ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि ये क्यों करना चाहिए, तो क्यों करने के पीछे यही कारण है कि गुणवत्ता में सुधार होगा, लागत में कमी आएगी, आय में बढ़ोतरी होगी। और आप देख सकते हो कि जो गुणवत्ता में अगर वृद्धि आती है तो निश्चित तौर पर देख सकते हो कि वहां पर जो कार्य है, ठीक, जो वहां पे कार्य है उस कार्य में अगर मजबूती है, उसका मजबूती है, या आप कह सकते हो कि जो गुणवत्ता की में अगर मजबूती रहेगी तो निश्चित तौर पर इनकी जो अवधि है वो लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक चलेगी। तो एक बार जब आप इन्वेस्ट कर देंगे, एक बार आप इन्वेस्ट इस क्षेत्र में कर देंगे तो इससे क्या है कि प्रोडक्टिविटी में तो बढ़ावा बढ़ावा मिलेगा ही, राइट। दूसरा इसमें लंबे समय तक चलेंगे तो ये इन्वेस्ट फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीजें हैं, थोड़ा आप इनको आप फोकस कर सकते हो। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि पीपीपी मॉडल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए या उस जिस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं उस अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए। तो इसलिए सरकार ने, जैसे देख रहे हो कि पाइपलाइन हुआ, रेलवे है, सिप है, हाईवे है, बंदरगाह जैसे क्षेत्र हैं, इसमें पीपीपी मॉडल लागू है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं। और भी देख सकते हो रोजगार में वृद्धि होगी, और भी है जैसे कि रोजगार है, ठीक है। ये सेक्टर कंपनियां हैं जो अपने अकॉर्डिंग क्या करती हैं, पैसे देती हैं, ठीक, अपने अकॉर्डिंग जब ये पैसे देती हैं तो उस हिसाब से रोजगार मिलता है, काफी रोजगार मिलता है। तो जो वर्ल्ड मतलब कि इससे क्या है कि असमानता में कमी आएगी, ठीक, असमानता में कमी आएगी। निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे लोग हैं या कह सकते हैं सीमांत लोग हैं, ठीक है, तो उनका थोड़ा थोड़ा क्या है उनकी आय में वृद्धि होगी। तो एक दूसरे से आप बोल सकते हो बहुत सारे ऐसे की पॉइंट निकलते हैं कि किसी भी क्षेत्र को किस प्रकार से मतलब रेगुलेट करना है, तो उनको लेकर के जो सरकार या किसी भी सेक्टर के बीच एग्रीमेंट होता है तो उसमें बहुत सारे एक दूसरे से कनेक्टिविटी जुड़ाव रखता है, तो वो सभी इसमें हम इन्वॉल्व इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके, देखा जाए तो महत्व भी बहुत सारे हो सकते हैं कि मतलब कार्यकुशलता, सार्वजनिक सेवा में इसमें वृद्धि होगी, राइट। और भी देख सकते हो परियोजना लागत में बचत होगी, लाभ ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये चीजें कुछ महत्व हैं। अगर आपको किसी भी संसाधन को ठीक तरीके से बढ़ावा देना है, तो वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है, तो ये पीपीपी सेक्टर मॉडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आवश्यकता क्यों है, यही आवश्यकता है। साथ ही साथ आप जैसे कि भारत में अगर देखा जाए तो रेलवे पुनर्विकास के लिए पीपीपी मॉडल में आप एग्जांपल दे सकते हो कि दिल्ली क्षेत्र में भी इस पे काम चल रहा है, और इलाहाबाद क्षेत्र में देख लो, और मुंबई क्षेत्र में देख लो, उधर भी रेलवे विकास के लिए पीपीपी मॉडल काम कर रहा है। रेलवे विकास में जैसे कि काफी ऐसे स्टेशन हैं जो क्षतिग्रस्त हैं, बहुत ही पहली समस्या से ग्रस्त हैं, और इसको अगर पुनरुद्धार करना है, यहाँ का पुनर्विकास करना है, तो इनके लिए जो पीपीपी मॉडल है काफी महत्वपूर्ण है। तो आप कह सकते हो कि इससे क्या होगा कि रेलवे क्षेत्र में एक रेलवे क्षेत्र जो है, तो रेलवे क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है, इससे जुड़ी जो भी कनेक्टिविटी है या इससे जुड़े जो भी अथॉरिटियां हैं, ठीक, या कह सकते हो इनमें सभी में क्या होगा, एक अभिवृद्धि होगी। और इससे जो मेजर पॉइंट निकल के आता है, मेजर पॉइंट में आप डाल सकते हो कि इससे क्या है कि जो आधारभूत ढांचा है किसका, रेलवे का, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक। और भी आप कह सकते हो कि जब ये चीजें वहां पे स्ट्रांग हो जाएगी तो इससे जो समस्याएं आती हैं जैसे क्षतिग्रस्त की समस्या है, ठीक,
क्षतिग्रस्त की जैसी समस्या है उसमें कमी आएगी। ठीक, रेलवे में सुधार आएगा, रेलवे में सुधार आ जाएगा। वो सुधार आप देख सकते हो कि कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे संचालन संचालन में वृद्धि हो जाएगी। ओके, आप ये कह सकते हो, राइट। इसी के अंतर्गत आप कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा जब रेलवे सुधार होगा तो लोग जो है रेलवे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, राइट। इससे क्या है, सरकार का राजकोषीय है जो सरकार का रेलवे बजट है उसमें वृद्धि होगी। ठीक, ये चीजें आप डाल सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे एक दूसरे से अगर मतलब की पॉइंट आप डालोगे तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सार्वजनिक भागीदारी और रेलवे के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसका मैंने जो आपको मॉडल आंसर दिया है, जो यूपीएससी में जो एस्पिरेंट है उन्होंने लिखा होगा जिस हिसाब से लिखे हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही चीजें हैं कि आप जब लिखने का प्रयास करो तो एक आपके अंदर बहुत ही डेडिकेट होना चाहिए और आपके माइंड में वो की पॉइंट होने चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। तो आप निश्चित तौर पे समझ सकते हो कि कोई भी चीज है उस पर किस प्रकार से काम करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेशन का महत्व उल्लेख कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक है, ज्यादा वैसे टफ तो नहीं है, नॉर्मली है। अगर आप इस पे सही से लिखते हो तो 100% है, अगर मार्क्स बढ़िया मिल जाएंगे। देखिए क्या होता है, जैसे क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि जो मार्केट और इकोनॉमी है, ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत समावेशी विकास, या नीचे हम पढ़ सकते हैं इन इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूसिव इन अचीवमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। यानी कि बात ये कर रहे हैं कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है, तो बाजार अर्थव्यवस्था है तो उसके अंतर्गत जो समावेशी विकास क्या संभव है? ठीक, भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेशन, देखो यहाँ पे दो फैक्टर आपको निकल के आ रहे हैं। पहले तो आपको ये डालना है कि जो आर्थिक जो जो बाजार अर्थव्यवस्था है, ठीक, जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ा समझो, जो बाजार अर्थव्यवस्था है इसके अंतर्गत जो समावेशी विकास है, समावेशी विकास है, क्या वो संभव है? पहले तो आपको ये बताना है बाजार अर्थव्यवस्था के बाद, बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में, राइट। इसमें फिर बताना है समावेशी विकास। और भी है जैसे कि भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए संपत्ति, अगर आर्थिक विकास करना है, ठीक, अगर आर्थिक विकास करना है या आर्थिक विकास है तो इसके लिए वित्तीय समावेशन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, वित्तीय समावेशन का जो महत्व है उस पर बात करनी है। ये क्वेश्चन कहा है यूपीएससी 2022 में आया है, तो इस पे किस प्रकार से लिखना है, तो इसके लिए सबसे पहले जानना ये पड़ेगा कि बाजार अर्थव्यवस्था के बाद पहली बात, तो आप जैसे जानते हो कि जब हमारी देश में 1991 के बाद जो प्रणाली अपनाई गई थी उदारवादी नीति, तो उसमें ओपन मार्केट कर दिया गया था, ठीक, क्लोज मार्केट से ओपन मार्केट किया गया था। तो इसमें हर प्रकार की जैसी संस्थाएं, चाहे वो अदर कंट्री की सेक्टर की संस्थाएं हों, वो भी इन्वॉल्व कर सकती थी, अपने यहाँ पे विकास कर सकती थी, काम कर सकती थी, राइट, एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर सकती थी। तो वो आजा बाजार अर्थव्यवस्था है, तो वो अपने को क्या करेंगी, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में आपने देखा हो कि बहुत सारे फाइनेंशियल काम करते हैं, जैसे कि एमएसएमई भी एक बाजार अर्थव्यवस्था के तहत काम करता है, राइट। इसी में आप देख सकते हो ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो भी काम करती हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस भी आ गए हैं, काम करते हैं, ठीक, डिजिटलाइजेशन जैसे डिजिटल मार्केट है वो भी बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो बाजार मार्केट जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा देती हैं। और देख सकते हो कि जो बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं, इसमें सबसे पहला आप डाल सकते हो कि कोई बाजार अर्थव्यवस्था है
तो उसके लिए समावेशी विकास संभव है कि नहीं। तो अब हम आपको बता दें कि सबसे पहले क्या करना है कि जो बाजार अर्थव्यवस्था है, तो बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी है, इसको थोड़ा समझते हैं। मार्केट इकोनॉमी यानी कि कोई भी मार्केट है। मार्केट तो आप जानते हो कि एक हमारी जो बाजार है, ठीक, जो बाजार है जिसमें बहुत सारे ऐसे मतलब जब भी सभी सेक्टर हैं उसमें काम करते हैं और एक दूसरे पर किस प्रकार से रेगुलेट होते हैं, तो इस आधार पर उनके लिए अलग अलग एक कैटेगराइज में दिया गया है। तो उनके आधार से ये क्या होता है, पूरे विनियमित किए जाते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी जो डिपेंड करती है वो वहां पर उत्पादकता को लेकर कि वहां पर किस प्रकार की श्रम उत्पादकता भी है, राइट, और उनको रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटियां हैं वो किस प्रकार से इसमें काम कर रही हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे देख सकते हो, एमएसएमई उद्योग हैं, एनबीएफसी भी काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बीमा कंपनियां भी हैं। तो ये सब देख सकते हो कि बाजार इकोनॉमी को क्या है, स्ट्रॉन्ग कर रही है। तो इससे क्या हमारे देश में समावेशी विकास संभव है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो समावेशी विकास है इसको थोड़ा समझते हैं। समावेशी विकास, तो समावेशी विकास के अंतर्गत यानी कि व्यक्ति का हर तरीके से विकास होना चाहिए, हर तरीके से विकास होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे समावेशी विकास के लिए परियोजनाएं दी हैं, बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी लागू की हैं, परियोजनाएं लागू की हैं, जिसमें आप देख सकते हो सोशल, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम है जो सोशल इश्यू है, राइट, सोशल इश्यू में क्या होना चाहिए, जो भी है सुधार होना चाहिए। दूसरी बात है कि एजुकेशनल जो क्षेत्र है, एजुकेशनल क्षेत्र में देखा हो आपने कि एजुकेशनल क्षेत्र को लेकर के सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। तो पूर्ण हम कह ये 100% पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर निरंतर प्रयास अगर करती है गवर्नमेंट आर्थिक व्यवस्था क्षेत्र, बाजार मार्केट अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें, तो समावेशी विकास संभव हो सकता है। क्योंकि आप जानते हो कि जो एजुकेशनल सेक्टर है और है वेल्थ सेक्टर है ना, तो इसमें सरकार की जो जीडीपी का जो खर्चा है वो बहुत कम है, यानी कि 3 से 4% शायद इसमें वेल्थ में करती है। एजुकेशन क्षेत्र में भी देखा जाए तो अभी जो नई पॉलिसी आई है उसको रेगुलेट करना, राइट, उसके तहत देखा जाए तो उच्च शिक्षा योजना है, बहुत सारे स्कूली शिक्षा अभियान है, ये है, कस्तूरबा गांधी जैसे अभियानों को पुनरुद्धार करना है, ठीक। तो इन शिक्षा से क्या है कि हमारे यहाँ पे जो समावेशी विकास है उसमें थोड़ा वृद्धि होगी। और आप देख सकते हो कि और एमएसएमई उद्योग हैं, एमएसएमई उद्योग हैं, उनको थोड़ा क्या करना है, अगर बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि समावेशी विकास संभव हो सकता है, ठीक। जो सीमांत लोग हैं, सीमांत लोग हैं तो उनके लिए क्या है कि अधिक से अधिक आप ऐसी योजनाएं लागू करें या ऐसे विनियमन करें, ताकि जो उनके पास अगर कैपिटल रहेगी, अगर उनके पास कैपिटल रहेगी तो निश्चित तौर पर वो अपने को विकास करने में सक्षम रहेगी। तो इस आधार पे भी समावेशी विकास हो सकता है। तो मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत समावेशी विकास संभव तो है, लेकिन इसके लिए सरकार को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि मार्केट इकोनॉमी के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, उनका समाधान किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि समावेशी विकास है 100% हो सकता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि समावेशी विकास में हम कौन कौन से इंक्लूड और भी कर सकते हैं। तो आप जैसे कर सकते हो कि जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग जो सेक्टर है, नॉन बैंकिंग जो कंपनियां हैं, ठीक, तो वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जी वित्तीय समावेशन में हम उनको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया था, जैसे कि अभी हाँ ये कहा गया है कि भारत आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेशन का महत्व क्या है। अगर आर्थिक विकास करना है, पहली बात तो समावेशन आपने समझ लिया कि समावेशन में मतलब कि जो हर प्रकार के जो जितने भी लोग हैं उनका मतलब समावेशन, हर प्रकार से विकास होना चाहिए, यानी कि सामाजिक भी होना चाहिए, आर्थिक भी होना चाहिए, राजनीतिक विकास भी होना चाहिए। उनका मतलब कैपिटल क्षेत्र आर्थिक विकास में तो जैसे कि जो कैपिटल है पूंजी को लेकर उनकी समानता होना चाहिए, उद्यम में उनकी एक प्रकार से भागीदारी होनी चाहिए। तो
बात यही है कि कृषि का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि क्या है कि उनके समावेशी विकास है थोड़ा वृद्धि होगी। और जो वर्ल्ड इकोनॉमी वर्ल्ड इनक्वालिटी जो रिपोर्ट है आपने देखी हो, तो उसके तहत आप जानते हो कि असमानता बहुत ज्यादा है, कि लगभग में जो जीडीपी है तो उस जीडीपी का लगभग 22% जो ऐसे लोग हैं वो खर्च करते हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं। ठीक, जो 10% आप जानते हो कि पैसा में लोग हैं। ठीक, 90% जो है गरीब वैसे हैं, मतलब मध्यम और गरीब हैं। तो उनको लेकर के भी देखा जाए तो वर्ल्ड इनक्वालिटी जो रिपोर्ट है, असमानता रिपोर्ट है, तो इसमें सुधार कैसे, इनका एक प्रयोजन है कि सरकार जो है इनका जो इतना परसेंट सरकार के में जो जाता है, तो उसका इनका जो प्रयोग करती है सरकार, तो कहाँ करती है, बहुत सारी परियोजनाएं लागू की है सरकार, उसके माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए आप जैसा जानते हो सरकार उपाय कर रही है। ठीक है, और ग्रामीण सेक्टरों में भी काम करती है। तो इस प्रकार से बोल सकते हो कि एक निश्चित तौर पर समावेशी विकास में हर प्रकार की भवानी विकास अगर व्यक्तियों का होता है, हर प्रकार से विकास होता है, तो निश्चित तौर पर जो मार्केट इकोनॉमी है उससे हमारा विकास संभव है। दूसरी बात ये हम कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक विकास के लिए अगर वित्तीय समावेशन की बात की जाए, तो इसमें आप जानते हो कि एनबीएफसी जो कंपनियां हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और देख सकते हो बीमा कंपनियां हैं वो भी काम कर रही हैं। ओके, तीसरी आप देख सकते हो कि जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, राइट, वो भी काम कर रही है। और भी आप डाल सकते हो जैसे वित्तीय समावेशन के लिए महिला समूह है, राइट, और भी देख सकते हो कोर बैंकिंग क्षेत्र है, उसे आप देख सकते हो, राइट। इसी में आप डाल सकते हो कि डिजिटल डिजिटल आप ले सकते हो कि डिजिटल जो प्रणाली सरकार सिस्टम लागू किए है, ज्यादा से ज्यादा जो डिजिटलाइजेशन कर रही है गवर्नमेंट, तो उसमें भी वित्तीय समावेशन होगा। उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी फिनटेक भी कंपनियां हैं वो भी काम कर रही हैं, तो उससे विकास हो सकता है निश्चित तौर पर वित्तीय समावेशन में, और इससे क्या है असंगठित क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ आप लिख सकते हो। और भी हैं जैसे कि आप एक डाल सकते हो पॉइंट है जो ग्रामीण विकास बैंक है, ग्रामीण विकास जो बैंक है, ठीक, उस पर थोड़ा पोस्ट किया जा रहा है। बहुत सारे एटीएम हैं, एटीएम में वृद्धि हो रही है। तो ये वित्तीय विकास को क्या है एक प्रकार से रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी सरकार ने जो काम कर रहे हैं, जिनमें अलग अलग सेक्टर की जो कंपनियां हैं या समूह है, हर प्रकार के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं। इससे क्या है कि निश्चित तौर पर इससे वित्तीय समावेशन में वृद्धि होगी, तो 100% है कि जो सीमांत लोग हैं उनके पास कैपिटल कैपिटल आएगा, तो इससे क्या है कि वो अपने को ग्रोथ कर सकते हैं, और जब ग्रोथ करेंगे तो श्रम उत्पादकता निश्चित तौर पर बढ़ सकती है, और श्रम उत्पादकता अगर बढ़ती है तो 100% कह सकते हो कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ होगा, और मार्केट इकोनॉमी जब ग्रोथ होगा तो 100% श्योर है कि आर्थिक विकास हो सकता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था कि किस प्रकार से अगर काम होता है और मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत समावेशी विकास है वो संभव है। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां भी हैं उसके सामने। चुनौतियों को लेकर के देखा जाए तो घूसखोरी बहुत सारी चलती है, बड़े बड़े लोग हैं आय को लेकर के, जैसे कि एक निश्चित तौर पर अगर कोई चीज लागू होती है, अगर कोई योजनाएं लागू होती हैं, तो उसमें घूसखोरी, राजनीतिकरण, ये चीजें भी हैं। और भी आप देख सकते हो कि जो सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसमें भी काफी ऐसे जो ठेकेदार लोग होते हैं वो घूसखोरी करते हैं। तो इससे बहुत सारी ऐसी चुनौतियां देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर बाधाएं देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ मौलिक चुनौतियां हो सकती हैं। और भी अगर चुनौतियों में लिखना हो तो आप लिख सकते हो कि एक जो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र है, राइट, तो माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को लेकर के जो सरकार ने मुद्दा किया है उसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। उनके सामने चुनौतियां भी हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ भी माइक्रो फाइनेंस को लेकर के
सूक्ष्म जो उद्योग हैं वहाँ पे एक प्रकार से ज्यादा से ज्यादा जो विकास कर रहे हैं उसमें बड़े लोग करने लगते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये चीजें अशिक्षा है, तो अशिक्षा एक प्रकार की चुनौती मान सकते हैं। तो अशिक्षा भी एक प्रकार की चुनौती है, जिसकी वजह से लोगों को जानकारी नहीं होती, लोग जागरूक नहीं होते हैं, किसी उसके प्रति नहीं जानते हैं। तो एक ये भी आधार हो सकता है। तो इस वजह से कुछ चुनौतियां हैं, आप डाल सकते हो। तो 100% आपका क्वेश्चन बैच हो जाएगा, आंसर बैच हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसको किस प्रकार से पारदर्शी बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है हलवा। हाँ, इसको देखो कैसे करना है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है सरकार ने किया है, तो उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। आप जैसा कि जानते हो कि जो केंद्र लेवल की परियोजनाएं हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये राज्य क्या करती है, उनको संचालित करती हैं। तो जब सरकार रेगुलेट करती है और अपनी अपनी वहाँ की अथॉरिटियां होती हैं, या वहाँ पे जो भी रेगुलेट करने की जो कंपनियां या सॉरी बोल सकते हैं अथॉरिटियां हैं, या कोई ऐसा निगम है जिसके माध्यम से पीडीएस के माध्यम से क्या है कि जो खाद्य का वितरण कराते हैं, ठीक सार्वजनिक रूप से वितरण कराते हैं, तो उसके सामने क्या चुनौती है। पहले तो आपको ये जानना है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानना है, ठीक। पीडीएस के बारे में थोड़ा आप जान लो, क्या होता है। 1 मिनट पानी पी लें। ओ 1 मिनट वेट करो। देखिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली से बोल सकते हैं, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसे क्या बोल सकते हैं, ये इसका पहला फॉर्म लिख लो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। ये देखा जाए तो सबसे पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली बोल सकते हैं इसे, और ये सार्वजनिक जो वितरण मंत्रालय है उसके तहत स्थापित किया गया था उपभोक्ता मामले के संदर्भ में। तो ये क्या करती है, ये करती है कि जो कम कीमत पर है अनाज को वितरण करना और आपातकालियों में उसका प्रबंधन करना, रखरखाव करना, सुनियोजित करना, ठीक, ये मैनेजमेंट का काम करती है। जैसे सबसे पहले आप ये डाल सकते हो कि ये वितरण का काम करती है, यानी कि जो खाद्य होता है इसका क्या करती है, वितरण का काम करती है। दूसरा जो समस्याएं हैं जैसे कि वितरण समस्या है उसका समाधान करती है। लेकिन वितरण समस्या को लेकर इसके लिए पूरा एक मंत्रालय है, वितरण मंत्रालय, उसके तहत इसको रेगुलेट करना है, राइट। दूसरी बात है कि डाल सकते हो कि आपातकालीन स्थिति में, जैसे कि अभी कोरोना चला है, ठीक, तो कोरोना चला है तो इसके लिए सरकार ने निरंतर पीडीएस को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है, ठीक। इसमें आपने देखा हो कि फ्री 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 जो वितरण किया है, ठीक, अभी कोरोना काल में फ्री चलता रहा है क्या, वो खाद को फ्री कर रखा था। तो पीडीएस के ये तो पीडीएस के कुछ अपने कार्य हैं, और इस कार्य से क्या है कि कोई भी ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जो पीडीएस के माध्यम से जो वितरण है, ठीक है, तो वितरण करने के लिए अपना एक वहाँ की कुछ सीमाएं हैं, तो सीमाएं को यहाँ पे कोई जानकारी नहीं करना है। बस पीडीएस में जो चुनौतियां हैं थोड़ा उनको नोट डाउन कर लेनी है। तो
एक्चुअली में इससे पहले भी देखा जाए तो जब 1997 में जब भारत सरकार ने गरीबों पर ध्यान करने के लिए एक इसको क्या किया था, लक्ष्य साधन वितरण प्रणाली शुरू की थी। ठीक, जो लक्ष्य प्रणाली शुरू की थी तो उसको रेगुलेट करना के लिए भी सरकार ने क्या है कि जो किसान थे उनसे न्यूनतम ज्यादा से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न को खरीदना था। ठीक, और वो क्या है, केंद्रीय जो निर्गम मूल्य हुआ करते थे, केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को भी बेचना था। ठीक, ताकि जो कोल्ड स्टोरेज है उसको बढ़ावा मिले। तो ये जो 1997 में है, तो ये कुछ चीजें हैं आपको थोड़ा याद रखना है। बस बात अब ये आती है कि इसके कुछ कारण, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कैसा क्या है, राइट। तो और थोड़ा जान लो 2013 का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है, 2013 का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है, ठीक, उसके तहत जो पीडीएस के माध्यम से इसमें क्या उपलब्ध कराना था, जैसे 2013 में जो किया गया था उसमें 2 किलो गेहूं थे, 3 किलो चावल थे। 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, ठीक, 5 किलो प्रति व्यक्ति पे ये अनाज देना था, और वो देना किसके तहत था, पीडीएस के माध्यम से। लेकिन निरंतर इस पे जो काम हो रहा है, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, तो 100% इसके समक्ष चुनौतियां भी तो उत्पन्न होंगी। तो वही चुनौतियां पूछी हैं कि वो इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो खाद्य का वितरण हो रहा है पीडीएस के माध्यम से, एक प्रकार का जो ये डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो ग्रामीण के लोगों या शहरी लोगों को मुख्यतः 5 किलो जो अनाज है मुहैया कराए, और भी उनके साथ जो भी सरकार द्वारा जो और भी जैसे दिए जाते हैं, बहुत सारे सामान दिए जाते हैं, दाल जैसे है, नमक है, ये कुछ भी रेगुलेट मतलब उनको भी सरकार क्या प्रोवाइड कराती है पीडीएस के माध्यम से। तो वो है, लेकिन वो किसके तहत है, ये सुरक्षा जो अधिनियम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट है, इसके तहत ये रेगुलेट होते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि इसके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो चुनौतियां की बात की जाए तो चुनौतियां थोड़ा समझते हैं। तो इसके सामने अगर चुनौती की बात की जाए तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अनाज को वितरण को लेकर। पहली चुनौती है अनाज वितरण को लेकर के। तो अनाज वितरण को लेकर क्या चुनौती है, परिवहन की चुनौती है। ठीक, मतलब कि सड़क परिवहन की चुनौती है। आप डाल सकते हो, वैसे ये ज्यादा कोई क्रिएटिव पॉइंट नहीं है, आप कर सकते हो इसको। ठीक, वैसे तो सरकार इसमें निरंतर प्रयास कर ही रही है। ठीक है, सड़क हाईवे में तो परिवहन को क्षेत्र में इसमें जैसे कि जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है, ठीक है, वो भी थोड़ी चुनौतियां हैं। और ये आप कर सकते हो कि जैसे इसमें जैसे वितरण को लेकर के जैसे दूसरी कर सकते हो गुणवत्ता डाल सकते हो। गुणवत्ता में क्या है, कमी है। गुणवत्ता में कमी क्या है, जो भोजन होता है ना, जो मतलब कि खाद्य होता है, जैसे गेहूं चावल है तो उसमें बहुत सारे जैसे कंकड़ है, पत्थर, सीसा जैसे कुछ कण भी देखने को मिल जाते हैं, तो इससे भारी नुकसान होता है। इससे बहुत सारी रोग हैं, समस्याएं लोगों को होती हैं खान पाने में। ठीक है, इसके बाद एक समस्या है कि जैसे कि जो कोल्ड स्टोरेज हैं, ठीक, जो कोल्ड स्टोरेज हैं उनके पास भंडारण तो है, तो उनके समक्ष मतलब रख रखाव के लिए भी समस्या आती है कि उनको रख रखाव कैसे करना है, देख रेख कैसे करना है। ठीक, उसके लिए पूरा एक एफसीआई होता है। ठीक, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है, भारतीय निगम है, ठीक, भारतीय खाद्य निगम है, उसके तहत ये सब करते हैं, कोल्ड स्टोरेज वगैरह वही रखता है। तो इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, इसमें चुनौतियां हैं रख रखाव देख रेख करने के लिए। ठीक, इसमें लोग जो काम कर रहे हैं उसके समक्ष चुनौतियां हैं। ठीक, ये कर सकते हो। वैसे पीडीएस के सामने की चुनौतियां हम और बता दे रहे हैं, और आप और भी डाल सकते हो, जैसे कि जैसे कि जो डीलर होते हैं, ठीक, जो डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें मतलब कि बचत कर लेते हैं। ठीक, नाप तोल में मिस्टेक करते हैं, माप तोल समस्या है। ओके, इसके बाद
लोगों को जागरूकता की कमी है, लोगों की जागरूकता की कमी है, ये आप कर सकते हो। और भी आप डाल सकते हो, ये कुछ चीजें हैं, आपको लिख सकते हो अनाज वितरण को लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो लाभार्थी हैं उनके सामने यही समस्या है कि उनको जागरूकता की कमी है। ठीक है। दूसरी बात है कि जो पीडीएस है, पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, इसके सामने एक चुनौती और है, जैसे कि जो बोरी होती हैं वो देखा जाए तो परिवहन क्षेत्र में या इधर उधर रखाव करने से फट जाती हैं, तो वहां भी एक जो खाद है, ठीक है, वो भी चाहे कम हो जाता है। तो इसके प्रभाव से क्या है कि जो डीलर लोग होते हैं वो अनाज कम देने लगते हैं, तो ये सीधा सीधा एक समस्या देखने को मिल जाती है। राइट। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, आप अनाज वितरण को लेकर के डाल सकते हो वितरण समस्या में। और आप कर सकते हो कि जो राशन कार्ड जो दुकानें हैं, ठीक, राशन कार्ड जो दुकानें हैं, यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, राशन कार्ड जो दुकानें हैं तो उस पर सीधा पारदर्शी बनाना है उनको, पारदर्शी के मतलब की कमी है, पारदर्शिता की कमी है। ठीक, उनके लिए अलग से एक अथॉरिटी की जरूरत है, अथॉरिटी बनाई जाए। तो ये भी चुनौती है, अथॉरिटी की कमी है, तो चुनौती है, उसके लिए अलग से उसका रखरखाव संचालन, ठीक, या कोई ऐसी मतलब कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। अगर कंप्यूटरीकरण कमी है तो कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। कंप्यूटरीकरण की कमी की वजह से ये चीजें हो देखने को मिलती हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जो अनाज दिया जाता है, उसका कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। तो इससे क्या है, अनाज जो वितरण करते हैं, जो डीलर करते हैं, वो कंप्यूटरीकरण अगर होता है तो ये निश्चित तौर पर घूसखोरी या बचत नहीं कर पाएंगे, तो पूर्ण रूप से जानकारी सरकार तक पहुंचेगी, तो फिर इसमें क्या है, पारदर्शिता आएगी। तो बातचीत जीत है कि ये कुछ चुनौतियां हैं, तो आप इनको आप जब इंक्लूड करेंगे तो 100% जो पब्लिक के जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सामने जो चुनौतियां हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अब हम बात इसी में करते हैं, 2 क्वेश्चन इसी में एक पार्ट और दिया गया था, वो दिया गया था पारदर्शी कैसे बनाया जा सकता है। तो पारदर्शी बनाने के लिए बहुत ही 2 उपाय तो वैसे सरकार की है। वैसे तो एक वन राशन वन कार्ड जो योजना है, तो ये पहली बात जो वन राशन वन कार्ड जो योजना है, इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है कि कोई भी व्यक्ति वैसे तो ये राज्य लागू करते हैं, तो सरकार तो इस पे मतलब काम किए हैं। तो कोई भी जो व्यक्ति होते हैं, कोई व्यक्ति है, वो कहीं से भी कहीं भी अपने मतलब कि बायोमेट्रिक के माध्यम से, हाँ, दूसरी चीज इसमें डाल सकते हो, जैसे बायोमेट्रिक मतलब जो पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कुछ ये उपाय हैं, तो और हम अभी बताएंगे क्या उपाय और होने चाहिए। वैसे तो पारदर्शिता के लिए राशन कार्ड योजना है, बायोमेट्रिक एक है, तो उसमें देखते हो कि अंगूठा लगाते हैं लोग तब अनाज उनको दिया जाता है। तो ये पूरा क्या है, इनको मतलब रेगुलेट करना होता है, तो बायोमेट्रिक का भी प्रयोग करते हैं। वन राशन वन कार्ड है, कोई व्यक्ति कहीं से भी इसके माध्यम से मतलब इसके माध्यम से कहीं भी ला वो अपना खाद ले सकता है। राइट, कहीं से भी जैसे गेहूं चावल है, कहीं कहीं किसी भी दुकान से ले सकता है। तो इसका क्या केंद्रीकरण हुआ है। राइट, तो ये पारदर्शिता की सरकार की कुछ योजनाएं हैं, आप समझ सकते हो। दूसरी बात इसमें क्या और होना चाहिए, तो सबसे पहले जो लॉजिस्टिक क्षेत्र है उनको थोड़ा ध्यान में रखना है, उनको कहा करना है, लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरे आप ले सकते हो परिवहन क्षेत्र में, आप वो तो उसी के अंतर्गत आ जाएगा। परिवहन क्षेत्र में जैसे सड़क निर्माण प्रक्रिया तो अच्छी है, ठीक ठीक काम कर रही है, इस पर सरकार काम कर रही है, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रही है पीपीपी मॉडल के तहत। आप इसमें और डाल सकते हो कि जो बोरी निर्माण है, ठीक है, वो थोड़ा पैकेज, बोरी निर्माण पैकेज थोड़ा ठीक, पैकेज थोड़ा सही होना चाहिए। राइट, पैकेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए गवर्नमेंट को। इसके बाद इनकी मापतौल भी होनी चाहिए, मापतौल, ठीक, मापतौल का कंप्यूटरीकरण होना चाहिए। अगर मापतौल का कंप्यूटरीकरण हुआ तो 100% ये श्योर है कि निश्चित तौर पर इसके सामने पारदर्शी बनाया जा सकता है। पारदर्शी तो तभी बनाया जा सकता है जब आप उसका कंप्यूटरीकरण करेंगे। और भी आप डाल सकते हो कि प्रयोजन कि जो डीलर होते हैं, ठीक,
डीलर होते हैं तो उनके लिए अलग से अथॉरिटी एक मतलब कि मतलब कि एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कंप्यूटरीकरण करे, जैसे कि रेगुलेट करे, तो उसमें उनकी देखरेख करने के लिए। ठीक। दूसरा कोई ऐसा मतलब एक है जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर पर प्रधान द्वारा नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए, प्रधान द्वारा कोई ऐसा एक व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए, ताकि वो वहां पर जो वितरण होता है उसकी देखरेख करे। ठीक। और सभी को जो वितरण दिया जाता है उसका सुनियोजित ढंग से वितरण हो सके और सभी को पर्याप्त रूप से जो भोजन है, मतलब जो अनाज है वो मिल सके। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, आप देख सकते हो। जैसे स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए भी, जैसे फूड स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उन पर थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। राइट। तो एमएसपी को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। जो मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, ठीक, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो लोग हैं इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। और भी आप देख सकते हो कि लिख सकते हो मंडियों में सुधार होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत सारे की पॉइंट हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको आंसर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्य क्षेत्र महत्व विस्तार वर्णन करना है। 150 का है। ठीक। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्य क्षेत्र पर, तो प्रसंस्करण उद्योग, हाँ, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसके कार्य क्षेत्र एवं महत्व, दो बातें की गई हैं। एक की गई है कार्य क्षेत्र, दूसरा उसका महत्व क्या है, इस पे सविस्तार करना है। तो कार्य क्षेत्र में आप और महत्व में आप क्या दे सकते हो। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक्चुअली में होता क्या है, पहले से समझते हैं। खाद्य से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं इनका संचालन करते हैं ये। ठीक है। तो बात यही आती है कि खाद्य जो प्रसंस्करण उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं उत्पादकता है उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक। जिसमें जैसे प्राथमिक कृषि उत्पादकता ले सकते हो, राइट, जिनका मूल्यवर्धन किया जाता है वो समझ सकते हो। तो यही चीजें हैं कि खाद्य प्रसंस्करण की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आप ले सकते हो। जैसे उसमें डेयरी उत्पाद आ जाता है, राइट, डेयरी उत्पाद इसी के अंतर्गत आप ले सकते हो। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, ये कुछ उद्योग हैं खाद्य प्रसंस्करण, यानी बहुत जो खाद्य है, खाद्य से संबंधित जो भी उद्योग हैं उनका रखरखाव करते हैं, उनको नियमन करते हैं, या उनको मतलब रेगुलेट करने के लिए उनको बहुत सारी ऐसी प्रयोजन लागू करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इनका उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी है उसमें विकास किया जा सके। तो डेयरी उत्पाद है, जैसे फल है, सब्जियां हैं, ले सकते हो। ठीक। इसी में आप डाल सकते हो जैसे पैकेज बंद है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। डेयरी उत्पाद, फल सब्जियां, पैकेज बंद बहुत सारे हो सकते हैं। दूध है, मांस भी आ सकता है, राइट। तो ये क्या है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इनका कार्य क्षेत्र क्या है। तो कार्य क्षेत्र में आप जैसा कि जानते हो कि कार्य क्षेत्र में हम किसे ले सकते हैं, इसके जो कार्य क्षेत्र हैं वो कहीं ना कहीं देखे जाएं तो सबसे पहले जो राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड है, जो राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड है उसके तहत ये कार्य क्षेत्र करते हैं। जो राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड है, राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड, थोड़ा समझते हैं।
जो कोल्ड चेन है, जैसे नेशनल फूड ग्रेड है, नेशनल कोल्ड चेन है, ठीक है, इसकी इसकी क्या है, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये इसकी जो नीतियां हैं खाद्य प्रसंस्करण की हैं, इसकी क्या है, खाद्य जो खाद्य ग्रेड है, और इसी में आप ले सकते हो नेशनल कोल्ड चेन ग्रेड बोलते हैं, उसे भी ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कार्य क्षेत्र में ले सकते हो। इसके बाद क्या होगा कि इससे महत्व में, वो लाभ में, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं बाद में। तो जैसे इसके कार्य क्षेत्र आप ले सकते हो, जैसे एनएफ जो एनएफएफपी है, एएमएफपी, जो एएमएफपी है, इसका नाम सुना हो तो ये एक प्रकार से देख सकते हो कि उसको विकेंद्रीकृत करने में इसकी सहायता रहती है, उसको भी विकेंद्रीकृत करने में इसकी भूमिका रहती है, ठीक। तो ये चीजें कुछ हैं, आप समझ सकते हो कि विकेंद्रीकृत में भूमिका रहती है। इसके बाद कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो जो उत्पादकता है, ठीक, उत्पादकता है, उसमें वृद्धि करने के लिए क्या करती है, मतलब कि ऐसे इंडस्ट्रियल, जैसे कि मतलब डेयरी उत्पाद है, फल है, सब्जियां हैं, पैकेज बंद है, इनको बढ़ावा देती है, ठीक, इनको क्या करती है, बढ़ावा देती है। आप ये डाल सकते हो, राइट। बहुत सारे कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, डेयरी उत्पाद का अलग कार्य क्षेत्र है, उसका मतलब से किस प्रकार से एक रेगुलेट करना है, वहां पर जो काम कर रहे हैं लोग, उनको किस प्रकार से रख रखाव करना है, या उनको पेंशन से लेकर, या उनको जो भी है उनसे, उन्हें ये चीजें देती है खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग हैं। ये एक प्रकार से छोटे उद्योग होते हैं, लेकिन वो उद्योगों का एक विकास है, वो मार्केट इकोनॉमी में बहुत सारा विकास करता है। तो इससे क्या है, मार्केट इकोनॉमी को ये बढ़ावा देते हैं, ठीक, मार्केट इकोनॉमी को ये बढ़ावा देते हैं। इससे मार्केट इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, तो इससे भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का जो इनका जब ज्यादा से ज्यादा ये अपने को मतलब इम्प्रूवमेंट करेंगे इन उद्योगों के माध्यम से, तो इससे मार्केट इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी, वहाँ के लोग सेक्टर में काम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट होंगे। ये चीजें हैं कुछ, आप ये दे सकते हो, राइट। तो कुछ इसमें ज्यादा पैसा तो नहीं है, और भी बहुत सारे आप और डाल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इसके जो है कार्य क्षेत्र ज्यादा एक महत्व है, उस पर थोड़ा फोकस कर लो। जैसे महत्व में आप लिख सकते हो, जैसे कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी उत्तरजीविता है, उसमें विकास हुआ, जैसे कि दूध मांस, जैसे दूध है, राइट, मांस है, ओके, दूध मांस है, और बहुत सारे हैं, समुद्री खाद्य पदार्थ भी आ जाते हैं, उनको योग बनाते हैं, समुद्री खाद्य पदार्थ उनको योग बनाते हैं, ठीक। इससे बेनिफिट की अगर बात की जाए, महत्व है तो खाद्य पदार्थ की उत्तरजीविता को भी बढ़ाना है, राइट। इसी में आ जाओ, नई आर्थिक विकास क्रियाएं भी होती हैं, पोषण स्तर में सुधार होता है, पोषण के स्तर में सुधार होता है, पोषण की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा निश्चित तौर पर, तो उसमें सुधार होगा। तो 100% है कि जो लोग हैं, ठीक, जो गरीबी भुखमरी है उसमें कमी आएगी, जो भुखमरी है उसमें कमी आएगी, 100% है। पोषण में सुधार हुआ, भुखमरी में कमी आएगी, ठीक। जो गरीब लोग, हर देखा हुआ आपने 3 में से एक बच्चा भूखा सोता है, उसमें कमी आएगी, राइट। और ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि जो भोजन है अक्सर आपने देखा हो कि 40 मीट्रिक टन हर साल जो भोजन है वो कचरा के रूप में फेंक दिया जाता है, उसमें भी देखा जाए तो कमी आने की इसकी संभावना रहती है। ये भी आप डाल सकते हो। खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाएगी, कृषि विविधता को है वो बढ़ावा मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर इसमें उद्योगों में विकास होता है तो 100% कह सकते हैं कि निर्यात है उसमें बढ़ावा मिलेगा। निर्यात में जब वृद्धि हो जाएगी तो राजकोषीय वृद्धि हो जाएगी, ठीक, 100% है।
और इसके लिए बहुत सारे ऐसे लाभ आप दे सकते हो। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे, डेयरी डेयरी के अगर जैसे मूल्य ज़्यादा बढ़ते हैं तो उसमें मतलब कि अगर बढ़ते हैं तो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके प्रति, ठीक, ज़्यादा ज़्यादा दूध बेचते हैं, ये सब काम करते हैं, फल बेचेंगे, सब्जियां बेचेंगे, तो इससे क्या है कि उनका ग्रोथ होगा, उनकी आय में बढ़ोतरी होगी, राइट। तो उससे क्या है अपनी कृषि सुधार में भी अपने कृषि सुधार भी कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं एक दूसरे से रिकनेक्ट होती हैं, तो आप ये चीजें देख सकते हो। तो वैसे तो वर्तमान में अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो अभी तो वर्तमान में इसका जो खाद्य प्रसंस्करण का जो आयात रहा है, आयात, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य प्रसंस्करण है उत्पाद उसका आयात किया जाता है, क्योंकि सरकार इस पे काम तो कर रही है, इन क्षेत्रों को बढ़ावा दे रही है, इन उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन फिर भी आयात करती है गवर्नमेंट, ठीक, फिर भी आयात करती है भारी मात्रा में। तो वो आयात जैसे बहुत सारा है, तो अभी वर्तमान में 370 कम से कम अरब डॉलर मूल्य का की पदार्थों की खपत हुई है, और ये लगभग में 2025 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, ये आप थोड़ा याद रखें। तो इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना चाहिए। तो विनिर्माण क्षेत्र में आप जैसे जानते हो जो कच्चे माल होते हैं उनको मशीनों के माध्यम से उनको क्या करना होता है, पैकेजों में मतलब तैयार करना होता है, नई जो उसकी मतलब उनको और उनकी उत्पादकता है उसमें थोड़ा वृद्धि कर देते हैं, वैल्यू एडिशन जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। इससे क्या है कि वैल्यू एडिशन वृद्धि हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर वैल्यू एडिशन वृद्धि होगी, तो इसमें जीडीपी में क्या हुआ, एक 100% वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हैं, और वर्तमान में तो वैसे भी लॉजिस्टिक और रिसोर्स क्षेत्र विनिर्माण में सरकार ने शामिल किए तो हैं, लेकिन उस पर निरंतर अभी प्रयास किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट निरंतर इस पे काम कर रही है। और भी जैसे है इन चीजों में महिलाओं को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, महिलाओं को निरंतर काम करना चाहिए, ये चीजें कुछ आप कर सकते हो, ठीक। जो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे प्रसंस्करण है, राइट, जैसे सूक्ष्म उद्यम है, उनमें महिलाओं की निरंतर भूमिका है, तो उससे भी क्या है विकास हो रहा है, फिर भी सरकार को निरंतर प्रयास करना चाहिए। और भी ज्यादा नहीं इसमें करना है। और वैसे तो सरकार ने जैसे किसान संपदा योजना है वो तो लागू की ही है 2016 और 20 की अवधि में उद्योग प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उसके तहत हुआ था, राइट। ये कुछ है वो जैसे मेगा फूड परियोजनाएं हैं, ठीक, मेगा फूड पार्क योजनाएं हैं, वो भी देखा हो, अम्ब्रेला स्कीम है, आप समझ सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं, आप जैसे ये लिखते हो तो 100% आपका उत्तर है वो बन जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कह रहा है, देश में आयु संभाव्यता में आई वृद्धि में समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ये नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं। देखो, ये क्वेश्चन की बात करें तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी थी यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक, उसमें देखी जाए जो जीवन प्रत्याशा है यहाँ पे जो बोली गई है, बोला गया है कि भारत कहाँ गया, हाँ, आयु आयु यानी कि जीवन प्रत्याशा को लेकर, आयु प्रत्याशा या जीवन प्रत्याशा, या हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक। तो वैसे तो अन्य देशों की तुलना में इसमें कम है, लेकिन भारत में थोड़ा वृद्धि हुई है। तो इससे क्या है चुनौतियां क्या क्या आ सकती हैं। तो जो आयु संभाव्यता में जो वृद्धि आई है तो इसमें समाज में नई सारी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। एक नई चुनौतियां कौन सी है, उनके समाधान में क्या उपाय उठाने जाने चाहिए। तो चुनौतियां तो आप जैसे डाल सकते हो, तो सबसे पहले आयु संभाव्यता को थोड़ा जान लेते हैं क्या होती है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आप एक रिपोर्ट आपने सुनी होगी
जो वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो इस पे काम करती है। ठीक, तो इसमें 3 प्रकार से कैटेगराइज करती है। जैसे उसमें आपको देती है शिक्षा को, शिक्षा भी देती है। ठीक, उसी में आयु को भी दे देती है, आयु संभाव्यता है, जो शिक्षा जो साक्षरता है इसको आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक, आयु संभाव्यता को भी इसमें ऐड करती है, और भी करती है, एक और करती है। तो इस प्रकार से इसका 1 पॉइंट बनता है। थोड़ा इस पे हम सोचते हैं क्या एक पॉइंट और है इस पे। आयु संभाव्यता है, शिक्षा है और आय को लेकर के है। ठीक, आय को लेकर के इसमें शामिल किया जाता है, इनकम, उनकी जो इनकम होती है। तो ये 3 है, इन 3 तथ्यों को उसमें शामिल करते हैं। तो इससे यूएनडीपी जो जारी करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें ये शामिल किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि आयु संभाव्यता है उसमें आता है, तो इसमें क्या है, वृद्धि हुई है, इसमें थोड़ा वृद्धि हुई है। तो इस वृद्धि से क्या चिंताजनक समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, इससे क्या चिंताजनक। वैसे तो जो टोटल जो फर्टिलिटी रेट है टीएफआर है, भारत का थोड़ा कम हुआ है, टीएफआर है वो भारत का कम हुआ है। फिर भी क्या है, जनसंख्या वृद्धि निरंतर रहेगी। जो जनसंख्या वृद्धि है वो 100% फिर भी रहेगी, क्योंकि इसके कम हो जाने से थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब निरंतर जनसंख्या मतलब कनेक्टिविटी है तो वो एक दूसरे से अपनी जनसंख्या में वृद्धि रहेगी। तो जनसंख्या वृद्धि होना वैसे गलत नहीं है, लेकिन ये इसके लिए सही ढंग से ठोस कदम अगर गवर्नमेंट उठाती है तो 100% कह सकते हो कि जनसंख्या विकास से भी विकास की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो पॉजिटिव पॉइंट निकल के आते हैं, जैसे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, लोग ज्यादा से ज्यादा अगर हैं तो उसमें विकास होगा। 100% से अगर आर्थिक विकास होगा तो देखते हो कि जो नए उद्योग स्थापित होते हैं तो उनके लिए भी तो यंग लोग चाहिए ना, नए लोग जो नए उद्योग स्थापित हैं तो उनके लिए यंग लोग चाहिए। तो उसमें जनसंख्या जो जनसांख्यिकी लाभांश होते हैं वो हम बोल सकते हैं, तो उसके अंतर्गत जो काम कराते हैं लोग, ठीक, तो वो इसमें क्या है, शामिल होंगे। तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे एक प्रकार से देखा जाए तो आर्थिक जो असमानता है, आर्थिक असमानता है उसमें वृद्धि मिल जाती है, आर्थिक असमानता। ठीक, और भी जैसे जो ठेकेदार लोग होते हैं तो इनकी वजह से भी बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। जो काम करते हैं इनको पैसा नहीं देते हैं, बहुत सारे असंगठित क्षेत्र में लोग जो काम कर रहे हैं। वैसे असंगठित क्षेत्र लोगों के लिए सरकार ने भी बहुत सारे काम करने स्टार्ट किए हैं, जो भी वर्तमान 90% लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो इनके लिए तो वैसे कोई रखरखाव ज्यादा है नहीं, ना इनकी कोई दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, ना इनको कोई मतलब जो सेक्टर देखे हों, पीएसयू सेक्टर होते हैं उसमें काम करते हैं लोग। तो लगभग में 10% लोग हैं जो काफी अच्छे तरीके से हैं, और तो इनकी कमी है ज्यादा से ज्यादा। तो इसकी वजह से देख सकते हो कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट तो है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट भी बहुत सारे, बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये कहता है कि आयु संभाव्यता में जो वृद्धि हुई है इससे क्या चिंताजनक समस्याएं आ सकती हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि एक तो आ सकती है चिंताजनक समस्या की, जैसे कि जो जनसंख्या वृद्धि है ना, जनसंख्या वृद्धि 100% है। ठीक, तो इससे क्या है, हेल्थ क्षेत्र में चिंता आ सकती है। हेल्थ में इनकी स्वास्थ्य क्षेत्र में, वैसे भी स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार 2 से 3% ही शायद खर्च करती है, राइट। थोड़ा बढ़ाने की बात की है गवर्नमेंट ने। तो हेल्थ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम कर रही है, शिक्षा क्षेत्र में देखो निरंतर प्रयास कर रही है, राइट। तो कर तो रही है, लेकिन इनके सामने क्या है, ये चुनौतियां हैं। शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी चुनौतियां हैं, काफी लोग अशिक्षित हैं, साक्षरता की कमी है। देखो और देख सकते हो जो राज्यों की साक्षरता है वो अलग अलग है, जो राज्यों की साक्षरता है वो अलग अलग है। केरल की देख लो, बिहार की देख लो, यूपी की देख लो, इसमें साक्षरता को लेकर बहुत डिफरेंस है। तो ये कुछ चुनौतियां पड़ेंगी, क्योंकि जो वर्तमान में देखा जाए 67 कुछ है, जो अभी देखा गया है 67 है। वैसे 60 की अगर पहले थी तो ऐसी कोई चुनौतियां नहीं थी, अब बढ़ते बढ़ते 67 पहुंच गई है। तो इसकी वजह से यहाँ पे चुनौतियां देखने को मिलने लगी हैं।
और भी देख सकते हो कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या में अगर वृद्धि होगी, राइट, जो वृद्धि होगी किसमें, वृद्ध लोग हैं, तो वृद्ध लोगों की जब दिक्कत होगी तो उनके लेकर के देखा जाए तो उनकी देख रेख को लेकर के भी समस्या आएगी, राइट, उनके हेल्थ को लेकर के भी समस्या आएगी, राइट। इसके बाद और भी चुनौतियां बढ़ेंगी, जैसे बहुत सारी बीमारियां जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो इनके लेकर के पूरा एक अवसंरचना तैयार होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन ये चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां बढ़ सकती हैं, संभावना है। आप और कर सकते हो कि जो अभी देखा हो 2040 तक जो यंग लोग हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो टीएफआर है उसमें निरंतर क्या है, कमी हो रही है, राइट। जब इसमें कमी हो रही है तो यंग लोग कम होंगे, ठीक, तो वृद्ध लोग ज्यादा होंगे, तो वृद्ध लोग जो होते हैं उसमें जब निरंतर वृद्धि होगी तो जनसांख्यिकीय जो सांख्यिकीय लाभांश है उसमें कमी हो जाएगी, राइट। जब कमी हो जाएगी तो इससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उद्योग हैं, उद्योगों की जो विकास डेवलपमेंट प्रक्रिया है जहाँ पे बेरोजगार लोग काम करते हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी, तो इससे भी चुनौतियां उत्पन्न होंगी। ये बहुत सारी चुनौतियां मिलती हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में है, शिक्षा क्षेत्र में चुनौती मिल जाएगी, राइट। और भी चुनौतियां आप देख सकते हो कि खाद को लेकर भी चुनौतियां आएंगी, ठीक, खाद को लेकर चुनौतियां आएंगी, क्योंकि बूढ़े लोग हो जाएंगे तो उनको वो तो काम नहीं करने में सक्षम रहेंगे, नए लोगों की कमी आएगी, क्योंकि टीएफआर जब गिरावट आएगी तो नए लोग हैं वो कम आएंगे, तो बूढ़े लोग तो काम करने में अक्षम रहेंगे, राइट, सक्षम नहीं रहेंगे, तो इससे खाद्य क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र में है उसके सामने चुनौतियां आ सकती हैं। तो बहुत सारी चुनौतियां बन सकती हैं, आप इतना डालेंगे तो हो सकता है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए समाधान हेतु क्या कदम उठाने चाहिए, तो थोड़ा कदम पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। तो सरकार को सबसे पहले है, वैसे तो जो नेल्थ फैमिली जो हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है नेप जो जारी होती है, इसके लिए तो वैसे देखा हो टीएफआर में तो क्या है, कमी देखने को मिली है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना, ये तो वैसे तो पॉजिटिव है, राइट, पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन इससे निगेटिव पॉइंट देखने को मिल सकता है। वो क्या मिलेगा, हमारी जो यंग जनरेशन है उस पर देखने को मिल सकता है, यंग जो जनरेशन है उस पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि होगी ना, तो इसके लिए कदम क्या उठाने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो टीएफआर है तो उसमें निरंतरता ज्यादा कमी भी होना एक गलत है, ज्यादा कमी नहीं होनी चाहिए, तो ये एक इसमें थोड़ा सुधार होने की जरूरत रहेगी। वैसे टीएफआर से निगेटिव पॉइंट भी बनता है, पॉजिटिव है लेकिन निगेटिव भी बनते हैं, तो ये थोड़ा बेसिक है, समझना चाहिए, तो इसमें भी सुधार रहे निरंतर बढ़िया रहेगा। और भी जैसे कदम उठाना है तो जनसांख्यिकीय जो लाभांश है, जनसांख्यिकीय लाभांश है तो उसके लिए सरकार को स्किल, ठीक, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। वैसे तो कर तो रही है, तो ये हमारे जो पॉइंट है थोड़ा आप लिख सकते हो, स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। और जो कैपिटल पूंजी है, जो कैपिटल है उसको निरंतर क्या है, जुटाए रहना चाहिए, क्योंकि जो जो ग्रामीण क्षेत्र है ना उसके लिए अलग से कैपिटल से संबंधित योजना मतलब रणनीति अपनानी चाहिए, राइट। और भी आप कह सकते हो कि माइक्रो फाइनेंस है, जो फाइनेंस है, वित्तीय है, ठीक, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। और जैसे जो डीएफआई है, ठीक, उस पर थोड़ा ध्यान रखना है सरकार को, उस पर भी काम करना चाहिए, गवर्नमेंट को निरंतर प्रयास करना चाहिए, ठीक, उसके माध्यम से जो सरकार करती है वो करना चाहिए। और जो शिक्षा क्षेत्र है, देखो स्वास्थ्य क्षेत्र है, ठीक, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में थोड़ा क्या करना है, बढ़ावा देना चाहिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 5% तक तो करना ही चाहिए,
तब तो हमारा यहाँ का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो ठीक रहेगा। ठीक, और भी हैं इसके स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत जो अस्पताल हैं, ठीक है, अस्पताल हैं, उनको केंद्रीकरण करना है, राइट। वहां पे जांच वगैरह ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। और जो रखरखाव रहेगा वहां का जैसे कि देख रेख यानी कंप्यूटर यहाँ पे भी होना चाहिए। ओके, वैसे होते तो हैं लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कमी है, थोड़ा सरकार को और कदम उठाना चाहिए। तो 100% है कि इस पे सुधार हो सकता है। हो ही नहीं जाएगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन होने की संभावना बन सकती है। तो और भी जैसे कि क्वेश्चन है इसमें, और जैसे आप डाल सकते हो स्वास्थ्य क्षेत्र में, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक। जैसे बहुत सारे जो इमरजेंसी जो वाहन है, राइट, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं, उनका थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, उनका और विकास करना चाहिए। आप ये की पॉइंट डाल सकते हो। इससे जुड़ा परिवहन क्षेत्र है उसको भी सुधार होना चाहिए, वो भी आप डाल सकते हो, राइट। और भी आप डाल सकते हो कि जैसे खाद्य क्षेत्र को लेकर भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, जो खाद्य क्षेत्र के समझ जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करना चाहिए सरकार को। जैसे कुपोषण जैसी समस्या ना आए, ठीक, सुपोषण रहें, लोग कुपोषित ना हो, बच्चे कुपोषित होते हैं। इसी के साथ साथ जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू की हैं गवर्नमेंट ने, बहुत सारी हैं, फूड वाली संबंधित हैं, ठीक, वितरण से संबंधित हैं, राइट, उसके को मतलब बढ़ावा देना चाहिए। जननी योजनाएं हैं जैसे, उन पर देख रेख करनी चाहिए, ठीक। जो बाल कन्याएं हैं उसके लिए सरकार जो योजनाएं करती है उनमें थोड़ा सुधार रहना चाहिए। ये कुछ कदम है, सरकार को ठोस कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर इस पे सुधार हो सकता है। और इसमें ज्यादा क्या है जैसा जानना है, तो अगर इसमें काम करती है, शिक्षा क्षेत्र में सरकार काम करती है, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करती है, खाद्य क्षेत्र में अगर सरकार काम करती है, शांति आवास क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट में काम करती है, राइट। और जैसे सेक्टर क्षेत्र में सर्विस सेक्टर क्षेत्र को लेकर के बढ़ावा दे रही है, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा सरकार देती है, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल जो उद्योग है उनको बढ़ावा दे, तो 100% कह सकते हैं कि इसमें सुधार हो जाएगा। और वैसे तो 100% तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी संभावनाएं बनती हैं। तो ये चीज है, ज्यादा आप उसमें की पॉइंट डालेंगे इतना ही पर्याप्त है। देखिएगा क्वेश्चन है, हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि कारण संभव हुआ है, इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए। श्रम उत्पादक समझो बिना अर्थ रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको थोड़ा समझ लो एक बार, क्या करना है। देखिए क्या है कि जो आर्थिक विकास है, सबसे पहली बात ये कही गई है कि आर्थिक जो विकास है उसमें श्रम उत्पादकता है, यानी कि लेबर जो प्रोडक्टिविटी है, श्रम उत्पादकता, इसकी वृद्धि के कारण हुआ है। आर्थिक विकास है, इसकी वृद्धि के कारण हुआ है, श्रम उत्पादकता के कारण वृद्धि के कारण संभव हुआ है। पहले इसी को समझाना। तो जैसा कि आप जानते हो जो लेबर प्रोडक्टिविटी है तो श्रम उत्पादकता है, तो इसमें आप जानते हो कि श्रम उत्पादकता के अंतर्गत आप एमएसएमई को ले सकते हो, ठीक, ये सूक्ष्म उद्योग हैं। इसी के अंतर्गत आप एनबीएफसी को भी आप ले सकते हो, राइट। इसी के अंतर्गत आप कृषि को ले सकते हो। कृषि के अंतर्गत आप जैसे कि जो विपणन सुधार है, कृषि विपणन सुधार है, उसमें अगर निरंतर सरकार के प्रयास रहे हैं, उसमें सुधार हुआ है, तो इससे क्या है, श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
ठीक, श्रम उत्पादकता का मतलब यही है कि जो श्रम होते हैं, जैसे कि विनिर्माण काम करते हैं, जैसे कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि प्राथमिक चीजें होती है, जैसे ठीक प्राथमिक चीजें हैं। प्राथमिक में आप प्राकृतिक ले सकते हो, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका क्या करना होता है, विनिर्माण करना होता है। तो इन क्षेत्रों में जो श्रम लगे हुए हैं, ठीक, इन क्षेत्रों में जो श्रम लगे हैं और श्रमों के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, तो उससे क्या है, उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि निरंतर श्रम करते क्या है, श्रम जो होते हैं वो पैसे की कमाई के लिए मेहनत ज्यादा से ज्यादा करते हैं। ठीक, उनको चाहिए क्या है, उनको जो गरीब लोग होते हैं, लेबर लोग काम करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वो कृषि क्षेत्र में भी काफी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको आय आय को बढ़ाना है। तो इसमें क्या है कि वो कृषि में ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप जानते हो और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, ठीक, प्राइवेट सेक्टरों में जो काम करते हैं वहां भी वो बहुत मेहनत से काम करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि उनकी जो श्रम से उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी, और जब श्रम से उत्पादकता में वृद्धि है तो 100% है आर्थिक विकास सुधार होगा। तो यहाँ यही चीज है कि क्वेश्चन यही किया गया है कि जो अभी हाल के दिनों में जो आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता की वृद्धि के कारण ही संभव हुआ है, तो इस कथन को समझाइए। तो पहले हमें ये जानना है कि इसके आर्थिक विकास के श्रम उत्पादकता की जो मतलब वृद्धि हुई, इसके क्या कारण, किस वजह से हुआ है। तो आप जैसा कि जानते हो, सरकार ने निरंतर एमएसएमई को क्या दिया है, बढ़ावा दिया है। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इसको कई कैटेगराइज में सरकार मतलब अलग अलग में देख सकते हो कि क्रेडिट भी देती है, राइट, क्रेडिट अलग अलग मतलब देती है, 40% 30% सरकार क्रेडिट भी देती है। ठीक है, और उद्योगों को मतलब कि जो छोटे उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो और भी मतलब कि क्रेडिट मुहैया जैसे प्रदान करती ही है, राइट। साथ ही साथ जो स्टार्टअप जो तैयार करना चाहते हैं, जैसे स्टार्टअप अगर कोई खड़ा करना चाहता है तो उसमें सरकार मदद करती है, राइट। उसमें सरकार क्या करती है, पैसे मतलब इन्वेस्ट करती है। और भी है कि सरकार निरंतर क्या कर रही है, जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको उनको साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है, राइट। तो ये चीजें हैं, आप इनको जैसे डालते हैं तो 100% है कि ये उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। तो जब उसमें ज्यादा से ज्यादा उद्योगों में बढ़ावा होगा तो श्रमिक काम करेंगे, तो मेहनत करेंगे, राइट, तो ये भी उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो ये सरकार ने प्रयास किए हैं। तो क्रेडिट भी दिए हैं, बीमा कंपनियां भी हैं, कुछ इसमें काम करती हैं, तो इससे भी क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं काम करने में और अपने को डेवलपमेंट करने के लिए ज्यादा से मेहनत करते हैं, तो श्रम उत्पादकता वृद्धि होगी, तो इससे आर्थिक विकास 100% हो सकता है। तो आर्थिक विकास किन किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है। आर्थिक विकास में देख सकते हो कि जो कृषि है, ठीक, कृषि में सुधार हुआ है, ठीक है, कृषि में सुधार हुआ है, राइट, तो इससे भी आर्थिक विकास होगा। ओके, आप सर्विस सेक्टर देख सकते हो, कम्युनिकेशन सेक्टर देख सकते हो। सर्विस सेक्टर में देखो जो कम्युनिकेशन है, ठीक, उसमें सुधार हो रहा है निरंतर, ठीक, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, वो सुधार कर रहे हैं गवर्नमेंट से। सर्विस सेक्टर में आप उद्योग देख सकते हो, ठीक, ये भी इस पे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र देख सकते हो, बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर क्या है, सुधार हो रहा है, तो इससे क्या है, आर्थिक विकास हो रहा है। आप ये डाल सकते हो। तो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा आप इनको लिखते जाओगे तो 100% है कि आपका आंसर बेस्ट बनेगा। इसमें ऐसे समृद्धि प्रतिरूप समझौता के बिना अधिक रोजगार गति में सहायक हों। अब यहाँ पे ऐसी चीजें क्वेश्चन में एक बात और बोली है कि अगर हम श्रम उत्पादकता से अगर समझौता ना करें, यानी कंप्रोमाइज अगर हम इससे नहीं करते हैं, श्रम मतलब जो लेबर प्रोडक्टिविटी है, तो फिर हम किस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। हाँ, अगर हम श्रम जो उत्पादकता है, अगर हम इसे समझौता ये बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हों,
तो ऐसे कुछ बताने हैं पॉइंट। अगर हम श्रम उत्पादकता अगर नहीं लेते हैं, मान लीजिए ठीक, उनको अगर नहीं हम समझौता करते हैं उनके साथ, तो अधिक रोजगार गति में हम कैसे सहायक हो सकते हैं, इसके लिए कुछ बात बोलनी। जैसे देखो, अगर मुझे ज्यादा रोजगार करना है, ज्यादा रोजगार बढ़ाना है, ठीक है, और उसमें हमें इन्वॉल्व भी किसी भी नहीं करना है, श्रम उत्पादकता को भी नहीं करना है, तो रोजगार हम अधिक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि श्रम उत्पादकता के अंतर्गत बहुत सारे सेक्टर आते हैं, तो इसके बिना तो कोई चीज मतलब संभव है, लेकिन ये है कि श्रम उत्पादकता इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। लेकिन हम अगर इसको नहीं लेते हैं तो ज्यादा रोजगार हम कैसे कर सकते हैं। तो ज्यादा रोजगार तो एक प्रकार से श्रम उत्पादकता से होता है। ये श्रम उत्पादकता अगर हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, आपको मतलब इग्नोर करते हैं थोड़ा, तो मुझे ज्यादा रोजगार करना है, लोगों को रोजगार करना है, तो वो श्रम उत्पादकता उससे जुड़ा हुआ पॉइंट ही है ना। तो पहले तो ज्यादा रोजगार अगर मुझे करने पड़ेंगे, तो इसके लिए कुछ चीजें समझ लो। जैसे जो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जो डायरेक्ट जो होते हैं, जो सर्विसों में चलते हैं। जैसे आप कम्युनिकेशन ले सकते हो, संचार सेक्टर आप ले सकते हो ना, बेतार प्रणाली सेक्टर आप ले सकते हो। यहाँ पे श्रम उत्पादकता ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन इससे रोजगार में वृद्धि हो जाती है, ठीक। और भी आप अगर लेना चाहो तो सर्विस सेक्टर में वाणिज्य, तो वाणिज्य है, अगर वाणिज्य है ना, तो वाणिज्य में डायरेक्ट अगर व्यापार है, राइट, व्यापार वाणिज्य है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा रोजगार कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन वाणिज्य व्यापार है, राइट, इसमें आप ये चीजें डाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि वैसे तो इसमें की पॉइंट ज्यादातर अगर सोचना पड़ रहा है तो बहुत सारे सेक्टर निकल के आएंगे, उसमें आप चलिए इतना ही ठीक है। वैसे हमारे दिमाग में जो की पॉइंट आ रहे हैं, हम उस हिसाब से आपको बता रहे हैं, हालांकि जो भी जानकारी है इतना ही पर्याप्त है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन और बचे हैं। एक बचा है, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया मुख्य बाधाएं। तो जैसा आप जानते हो, कृषि संबंधित बहुत सारी बाधाएं हैं, कृषि संबंधित बहुत सारी बाधाएं हैं। अब हम जल्दी करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम हो गया है, ठीक। कृषि संबंधित बाधाएं हैं, जैसे एपीएमसी को लेकर के बाधाएं हैं, एमएसपी को लेकर के बाधाएं हैं, आप डाल सकते हो। इसी में आप डाल सकते हो मंडी, जैसे हैं मंडी, ठीक, बिचौलिए हैं, ये बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी, राइट। और वर्ग बाधा देखने को मिल जाएगी, ठीक। रासायनिक पदार्थ का ज्यादा उपयोग से क्या है, ये भी एक प्रकार की ज्यादा उपयोग करते हैं लोग, ये भी एक बाधा है कृषि संबंधित देखने को मिल जाएगी। तो आप ऐसे लिखेंगे, ये कुछ पॉइंट हैं, आप समझ सकते हो, वैसे मॉडल है, तो आप कर सकते हो। इसमें एक चीज और दी गई है, ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी। तो एक ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी का मतलब है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यानी कृषि उत्पादन विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया की मुख्य बाधाएं जो है ना, यही है। कुछ बाधाएं देख सकते हो, उर्वरक और रासायनिक है, एपीएमसी, मंडी, बिचौलिया, एमएसपी में सुधार होना चाहिए, इंटरव्यू में सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका जब विस्तार करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन बन सकता है आंसर। समय बहुत कम है तो थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा समझ लो, समेकित कृषि प्रणाली क्या है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। समेकित कृषि प्रणाली तो आप जानते ही हो कि एक बहुआयामी कृषि प्रकार से हो सकते हैं, मतलब कि इसमें बहुत सेक्टर ले सकते हैं, जैसे पशुपालन भी ले सकते हो, राइट। तो इसकी भी सहायता, क्योंकि सीमांत जो किसान होते हैं ना, वो पशुपालन और कृषि पर ही निर्भर होते हैं।
तो इससे क्या है, लाभदायक कैसे हो सकती है? तो लाभदायक तो है ही, जैसे कि आय को दोगुना करना है। ठीक, 2022 में आय को दोगुना करने का टारगेट था नरेंद्र मोदी का। ठीक, उसमें शायद हो सकते हैं पशुपालन एक प्रकार से 100% इसमें भूमिका निभाता है, क्योंकि पशुपालन का जो इनसे गोबर है, जैसे कि इससे ये क्या है, खाद को बढ़ावा देते हैं। ठीक, तो पशुपालन और कृषि एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। एक दूसरे से क्या है, निर्भर है, कृषि और पशुपालन। अगर आप पशुपालन करते हो, अगर आपके पास कृषि नहीं है तो पशुपालन नहीं कर सकते। इनके लिए भी तो खाद्यान्न के लिए इनकी तो पूर्ति करनी होती है, तो किस पे होती है, कृषि पे निर्भर करती है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होने चाहिए ना, तो डिपेंड होते ही है। तो इनके विकास के लिए समेकित कृषि प्रणाली है। अगर निश्चित तौर पर अगर जो छोटे सीमांत किसान है वो इसी पे डिपेंड होते हैं, तो उनकी आय में विकास होगा, आय में वृद्धि होगी। ठीक, रोजगार उनकी वृद्धि होगी, निरंतर मेहनत करेंगे वो। ठीक, खाद्यान्न जो उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी, श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी। राइट, अभी मैंने बात करी थी, श्रम उत्पादकता में भी वृद्धि हो जाएगी। इसी में आप डाल सकते हो किस प्रकार से लाभदायक हो सकते हैं। तो हमने बोला है श्रम उत्पादकता होगी, खाद्यान्न में वृद्धि होगी। ठीक है, जो उर्वरक क्षमता है वो निरंतर मिलेगी, उर्वरक क्षमता निरंतर मिलेगी। ठीक, ये कुछ चीजें हैं, आप वो लिखते हो तो बेहतर बनेगा आपका उत्तर। वैसे तो इनको हम बहुत विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन लेक्चर लंबा हो रहा है, तो आप वो इतना ही की पॉइंट आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो समेकित कृषि प्रणाली लेकर सरकार निरंतर प्रयास कर ही रही है। ठीक है, और भी बहुत चीजें पॉइंट हो सकते हैं। वैसे तो हम अगर इस पे विस्तार करें तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा इसी एक क्वेश्चन में। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आगे फिर हम आपसे मिलते हैं नए डिस्कशन पर। थैंक यू।